नमो नमः। कल की कक्षा में हमने नदीभिश्च यहाँ तक हमने हमारा पारायण कर लिया था। इसमें हमने पंचगंगम और द्वियमुनम ऐसे दो रूप बनाए थे। अगला हमारा अव्ययभाव में जो सूत्र आता है अव्ययभाव समास में वो है तद्धिताः। अब तद्धिताः जो सूत्र है ये क्या बोलता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि तद्धित मतलब क्या होता है। तो प्रत्यय जो होते हैं, जैसे हमने उपसर्ग पढ़े उसी प्रकार प्रत्यय भी होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय में अंतर क्या है कि उपसर्ग जो है शब्द अथवा धातु के पूर्व में मतलब पहले लगते हैं। जैसे कृष्णम है तो कृष्णम से पहले लगेगा तो उपकृष्णम, तो ये उप जो है ये उपसर्ग हुआ। तो जो शब्द से या धातु से पहले लगें वो उपसर्ग, और जो शब्द अथवा धातु के बाद में लगें वो प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं, वो आपने पढ़ लिए। अब प्रत्यय जो है वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, तो वो एक प्रकार हुआ। दूसरा जो शब्द के साथ जुड़ता है, ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा जो किसी शब्द को या किसी पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है, तो वो हो गया तीसरा प्रकार। ऐसे करके 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहला प्रकार जो कि धातु के साथ जुड़ता है, धातु मतलब क्रियापदों के साथ जुड़ता है। दूसरा प्रकार जो शब्द के साथ जुड़ता है, शब्द मतलब जैसे राम शब्द, रमा शब्द, ठीक है, तो धन शब्द, विवेक शब्द, तो ये जो हमारे शब्द रूप हैं उनके साथ जुड़ेगा, ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार जो शब्द के जो अगर पुल्लिंग में कोई शब्द का मीनिंग है, जैसे बालक शब्द है ना, तो बालक शब्द है या युवक शब्द है, ठीक है, या पंडित शब्द है, विद्वान शब्द है, ज्ञान शब्द है, तो इन्हें सबको जो है स्त्रीलिंग का मीनिंग दे दे। जो स्त्रीलिंग बनाए जैसे बालक, बालिका, ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो कहलाते हैं स्त्री प्रत्यय। तो पहला जो प्रकार मैंने आपको बताया कि जो क्रिया के साथ या धातु के साथ जुड़ते हैं तो वो कहलाते हैं कृदंत। कृत यानी क्रिया, तो जो क्रू यानी क्रिया के अंत में जो आते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। दूसरा है जो शब्द के साथ जुड़ते हैं उनको वो कहते हैं तद्धित। जो प्रत्यय शब्द के साथ जुड़ते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। और तीसरा जो प्रत्यय पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के अर्थ को पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग के अर्थ को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं वो कहलाते हैं क्या? वो कहलाते हैं स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ऐसे करके 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अब उनके अंदर और भी बहुत सारे अलग अलग प्रत्यय आते हैं, लेकिन ये 3 उनके डिपार्टमेंट है। अब उसमें से यहाँ पर जो हमारे पास सूत्र आया है वो आया तद्धिता। तद्धिता से मतलब अब अव्ययभाव समास में कौन कौन से तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं, कौन कौन सा प्रत्यय आएंगे तो हमें जो है वहाँ पे अव्ययभाव समास करना है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, तो तद्धिता में आगे देखो, वृत्ति देखो, आ पंचम समाप्ते है अधिकारोयम के 5वें अध्याय तक। आ पंचम यानी 5वें अध्याय, ये देखो कौन सा अध्याय चल रहा है, चौथा अध्याय के प्रथम मंडल का 76 नंबर का ये सूत्र है, 4176 लिखा हुआ है उसमें। तो ये चौथा अध्याय चल रहा है, चौथे अध्याय का भी पहले ही खंड चल रहा है। तो अब उसमें देखिए कि अब यहाँ पे आ पंचम समाप्त है, जब पंचम की समाप्ति तक मतलब चौथे और 5वें दोनों अध्यायों तक ये आप केवल जो है क्या करेंगे, प्रत्ययों की बात करेंगे। तो वहाँ तक तद्धित प्रत्यय अष्टाध्याय में हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये तद्धिता जो है इसका सिर्फ इतना ही कहना है कि आ पंचम समाप्ति अधिकार हो, हम बोले पंचम अध्याय की समाप्ति तक इसका अधिकार है, मतलब वहाँ तक तद्धित प्रत्यय हमें देखने को मिलेंगे। अब ये लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं मिलेंगे, ये अष्टाध्याय में मिलेंगे। अगला सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिश्च, नहीं प्रभृतिभ्य, इसमें कुछ कटा हुआ है। अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य मतलब शरत, जिस शरत शब्द है ना, इस प्रकार के शरद आदि जो
शब्द हैं शरदादिभ्यश्च टच स्यात् समासांतो अव्ययभावे, कि शरद आदि शब्दों में क्या होता है, टच प्रत्यय होता है। शरद आदि जो तकारांत जैसे शब्द हैं, इस प्रकार के शब्दों में क्या होता है, मतलब ये हलंत शब्द आएंगे, तकारांत सकारांत जकारांत ऐसे, तो शरद आदि शब्द में टच प्रत्यय होता है, और उनमें जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी शरद आदि शब्द से हमें अव्ययी भाव समास करना होगा तो हमें उसमें टच प्रत्यय लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, प्रैक्टिकली देखते हैं हम। शब्द है आपका शरद के पास, शरद के पास, तो शरद के मतलब षष्ठी एकवचन, अभी जो है तकारांत शब्द है तो इसका रूप बनेगा शरदः। शरदः समीपम, शरद के पास। रूप हो जाएगा उपशरदम। अब ये उपशरदम जो रूप है, इसमें देखो यहाँ पर हमने ऊपर देखा ये जो शरद रूप है इसमें, कि यहाँ जो शरद रूप है, आप अपनी पुस्तक में देखो जो शरद लिखा हुआ है अव्यय भावे शरद प्रभृतभ्यः, यहाँ पर जो है शरद शब्द है वो तकारांत है, मतलब उसमें आधा त है, पूरा त नहीं है, इस प्रकार से है ये ऐसा। तो शरदम रूप कैसे बन गया, ठीक है। तो ये तकारांत जो शब्द है ये तो नपुंसक लिंग है, जैसे जगत जगती जगंती, तो शरद शरदी शरद शरंदी ऐसा रूप आता है। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति समान चलती है, लेकिन इसमें इसको शरदम रूप हमें बनाना था, इसलिए शरद प्लस क्या हो गया, टच प्रत्यय लगाया, शरद प्लस टच प्रत्यय बराबर क्या रूप बना। अब टच प्रत्यय का जो है अशेष बचता है, हलंत्यम सूत्र से च की इत संज्ञा हो जाती है, च का लोप हो जाता है, और जो चूटू सूत्र है उससे ट का लोप हो जाएगा, तो ट में जो अ है वो शेष बचेगा। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी, शरद प्लस अ बराबर क्या बनेगा, त में अ पूरा आ जाएगा। तो पहली बात तो त को, ये जो त है झलाम जशवंत सूत्र से इस त को हो जाएगा द, तो हो जाएगा श र द प्लस अ, अब आएगा बराबर शरद, तो ये तो हो गया बराबर शरद रूप बन गया, ठीक है। इसमें उप जो है पहले से लगा हुआ ही है, क्योंकि वो समीप अर्थ को दे रहा है ना, हमें समीप अर्थ निकालना है, इसलिए उप तो इसमें पहले से जुड़ा हुआ है। ऐसा तो बन गया उपशरद। अब लास्ट में हमने पढ़ा था कि उसको अव्ययी भाव, हमें ये अव्ययी शब्द बनाने के लिए उसमें लास्ट में अम लगा देते हैं। तो ये हो गया शरद प्लस अम, ठीक है। तो ये शरदाम रूप नहीं बनेगा, ये अम जो है ये पर रूप इसको हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे शरदम रूप ही बनेगा। अब आप बोलेंगे द का अ और अम का अ दोनों मिलकर के अ और आ हो जाना चाहिए, दीर्घ संधि होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन शरदाम रूप होता ही नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पर रूप आदेश करके शरदम रूप बनाएंगे, तो हो जाएगा उपशरदम, शरदः समीपम उपशरदम। तो यहाँ पर
अव्ययीभावे शरद प्रभृतभ्यः, इसमें इसका क्या, टच प्रत्यय का क्या रोल है? तो टच प्रत्यय का ये रोल है। अब आप ये, आपका प्रश्न यही आएगा ना, भाई उपशर्दम रूप बन गया, लेकिन टच प्रत्यय इसमें का इसका रोल क्या था, क्यों आया ये? तो ये इसलिए आया कि शरद शब्द जो है वो हमारा क्या है, वो तकारांत है, उसका त जो है क्या है, वो हलंत त है। और अब हमें अव्ययी भाव समास में जो रूप बनाने होते हैं वो नपुंसक लिंग बनाने पड़ते हैं, वो बराबर है, लेकिन उसमें अम लगाना पड़ता है। अम लगाने के लिए हमें उसमें जो है टच प्रत्यय, बिना टच प्रत्यय लगाए, ठीक है, शरद रूप को अम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका द नहीं बनेगा त का, तो उसके लिए टच प्रत्यय का आना जरूरी था। और जहाँ टच प्रत्यय, अब इसमें ये निश्चित हो गया कि जब भी किसी शब्द में उपसर्ग होगा, कोई शब्द होगा, उसमें अगर टच प्रत्यय लगेगा हलंत शब्द में, तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ये इसका रोल है, ठीक है। इसी प्रकार और भी है, प्रतिविपाशम रूप है, इसमें अम हो गया है। फिर उपजरसम, एक उपजरसम रूप है, इसमें को मैं समझा देता हूँ। जरस एक शब्द है, जरा, जरा यानी बुढ़ापा, तो मूल शब्द है उसका जरस। अब जरस में क्या करेंगे, इसमें प्लस टच करेंगे, ठीक है, टच में बचेगा अ, तो हो जाएगा जरसा, ठीक है। इसमें अम लगा देंगे तो हो जाएगा जरसम। तो जरा के समीप में, जरायाहा समीपम, जरसम तो रूप हो गया ना। अब हमारे पास विग्रह वाक्य जो है क्या है, जरायाहा समीपम। तो समीप के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, उप शब्द प्रयोग करते हैं, तो इसमें लगा देंगे उपजरसम। उपजरसम मतलब जरायाहा समीपम। तो वैसे देखा जाए तो जरसम रूप होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जरस शब्द है, ठीक है, जो नभस रूप होता है, मनस रूप होता है, तो रूप कैसे चलते हैं उसके, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, द्वितीय एक वचन में बनता है मनः मनसी मनांसी, ठीक है, द्वितीय में। तो मनः रूप बना तो इसमें जराह रूप होना चाहिए ना, उपजराह रूप हो जाएगा। लेकिन अव्ययी भाव समास में लास्ट में अम आदेश होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और वो अम आदेश लाने के लिए वहाँ पे बिना टच प्रत्यय करे अम आदेश नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर डायरेक्ट लेके आएंगे तो उपजराह रूप बन जाएगा, ठीक है। अगर टच प्रत्यय हम उसमें नहीं करते हैं तो जरस हुआ, जरस होने के बाद उसमें डायरेक्ट जो है अम आदेश नहीं होगा, उसमें क्या होगा, अगर हम अम आदेश जो करते हैं सुओजस अमोक्षस, तो वहाँ जो अम आदेश होता है तो वो होता है द्वितीय विभक्ति का। तो उस द्वितीय विभक्ति के लिए पहले हमें इसको टच प्रत्यय लगाकर अकारांत बनाना पड़ेगा। आई समझ में? जैसे हमारा शरद रूप था तो शरद, शरदी, शरंदी, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, उसी बार शरद शरदी शरंदी, शरद शरदी शरंदी, ऐसा रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति का आम आया वो आया किस में, हलंत शब्द में, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए हलंत शब्द में अगर द्वितीय एकवचन लगाएंगे तो वही रूप बनेगा जो बाकी जगह बनता है। तो शरद का शरद ही रहेगा, शरद, द पूरा नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए जरस शब्द है, अब जरस को हटा करके मन शब्द ले लीजिए, उसका रूप कैसे चलते हैं, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी। अब हमें ये करना है कि भाई मनस शब्द आपके पास है, उसका उसमें अम लगाना है, अम लगाना मतलब द्वितीय का एक वचन लगाना, तो क्या बनेगा आपका रूप, आपका रूप सीधी सी बात है मनः रूप बनेगा, तो यहाँ पे उपजरह बन जाएगा। लेकिन अगर इसको आप टच प्रत्यय लगा करके अकारांत कर देंगे, हम टच प्रत्यय क्यों लगा रहे हैं, ताकि ये जो हलंत शब्द है ये सभी अकारांत शब्द हो जाए। अब जैसे अकारांत होंगे तो जैसे राम शब्द होता है रामः रामौ रामः रामम, उसी प्रकार यहाँ पे शरद जो शब्द आया तो उसमें शरदम हो गया, ठीक है। हमने देखो शरद प्लस अम लिखा है ऊपर, तो अम जो है वो द्वितीय एक वचन का अम है, ठीक है। इसलिए उपशरदम रूप बना, उपजरसम रूप बना, क्योंकि उसमें जो टच प्रत्यय लगाने से वो अकारांत हो गया। टच प्रत्यय नहीं लगाए थे तब तक वो सकारांत, जकारांत, तकारांत ऐसे हलंत शब्द थे, और हलंत शब्द रहते थे तो उसमें अम आता, अम आ ही नहीं सकता था, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगला सूत्र हमारा आता है अनश्च। अनश्च जो सूत्र है ये वो बोलता है अनंतात अव्ययी भावात टच स्यात्, ये भी टच प्रत्यय करता है। ये बोलता है कि अन जिसके अंत में है, अनंतात उसके,
ठीक है। अन जिसके अंत में है ऐसे अव्ययी भाव से समास के अंत में तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है, मतलब कि जिसके लास्ट में अन आएगा, जिन शब्दों के लास्ट में क्या आएगा, अन। अब यहाँ तो अपन देख रहे शरद देख रहे थे, त देख रहे थे लास्ट में, अब हमें अन भी देखना है कि जिनके लास्ट में अन आएगा उनको भी क्या हो जाएगा, उनको भी टच प्रत्यय लगेगा, क्योंकि वो भी क्या है, हलंत शब्द है। अब अन किसके लास्ट में आता है, कोई भी शब्द ले, जैसे राजन रूप ले लिया हमने, आत्मन रूप ले लिया, तो उनमें अन आता है। तो अभी देखते ना, अभी पहला सूत्र तो यही आया कि जिनके लास्ट में अन होता है उनको टच प्रत्यय लगता है। दूसरा सूत्र क्या है, नस तद्धिते, नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते। बोले जो अन होगा उसके लास्ट वाला जो न है उसकी उपधा जो है, उसकी जो टी है उसका लोप हो जाएगा। अब देखो राजन रूप है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस टच करना है, टच होगा, हो गया है ऐसा नहीं है, टच होगा। तो अब इसमें राजन में आप ये देखिए कि इसकी जो टी संज्ञक वर्ण है उसको लोप करना है। तो राजन में टी संज्ञक कौन है, तो राजन में टी संज्ञक कौन होता है, मैंने आपको बताया था, अपन ने पढ़ा था लोपः शाकल्य से, उस समय पे अपन ने मनीषा रूप बनाया था, हलीशा रूप बनाया था। तो वहाँ पे हमने जो टी संज्ञा की थी वो अंतिम स्वर वर्ण की टी संज्ञा की थी। तो राजन में अंतिम स्वर वर्ण कौन है, अंतिम स्वर इसमें ज का अ है ना, तो इसमें टी संज्ञा किसकी होगी, अन की टी संज्ञा होगी, न कि केवल न की। ठीक है, किसकी टी संज्ञा करेंगे इसमें, अन। तो हमारे पास क्या रूप बन जाएगा, राज, और ज में हलन, प्लस टच में से क्या बचता है, मैंने बताया था अभी अ, पूरा मिला देंगे इसको तो हो जाएगा राज। ये हो गया अकारांत शब्द राज। टच प्रत्यय का एक ही काम है, जितने भी हलंत शब्द होते हैं उन सबको अकारांत कर देता है। जैसे राजन में से अन हटाया, तो अन तो अपन ने इसमें से इसकी वजह से लगाया, नस तद्धिते की वजह से हटाया उसको, वरना वो राजा न पूरा हो जाता, जैसे शरद का द पूरा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राज शब्द। अब हमें लिखना है कि राजा के समीप में, क्या लिखना है हमें, राजा के समीप में, ऐसा हमारा वाक्य विग्रह है। वाक्य विग्रह है राज्ञः समीपम। अब राज्ञः समीपम को हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन, राजन, राजन शब्द में हमें लगाना पड़ेगा उप, तो वो उपराजन रूप बनेगा। लेकिन उपराजन जो रूप है, राजा राजानव राजानः राजानम ऐसा रूप बनता है, तो वहाँ पे अन का तो नोप हो गया, तो वह हो जाएगा उपराजम, क्योंकि राज रूप बचा ना अपना, उपराजम, ये रूप बचेगा। ठीक है, समीप के लिए हम उप शब्द का उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और राजन में से हमने वो टच वगैरह लगा लोगों के, उसमें राज बचाया। और अम जो है हम कहाँ से लेके आते हैं, अव्यय भाव सूत्र में हमने पहले पढ़ा था कि वहाँ पे अम होता है, पंचमी को छोड़कर बाकी सब जगह। ठीक है, तो पंचमी के अलावा बाकी सब जगह अम होता है, तो हमने तो यहाँ पे द्वितीय लगाना है, इसलिए उपराजम रूप बन गया। इसी प्रकार आध्यात्म शब्द है, तो उसका आध्यात्मन रूप है। जैसे आत्मन रूप है, उसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है, जो आध्यात्म कहलाता है, आध्यात्मन ऐसा है। अब इसमें से भी अन की जो है टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अन बचेगा, क्या बचेगा, आध्यात्म, क्योंकि अन को हटा देंगे, म हलंत हो गया, प्लस अ बचा, तो क्या हो गया, आध्यात्म, आध्यात्म रूप बचा। अब उसको क्या कर देंगे, अम लगा देंगे, मतलब कि द्वितीय एक वचन, तो ये अकारांत हो गया, रामः रामो रामा की जगह तो आध्यात्मम रूप हो जाएगा। आध्यात्म मतलब आत्मनि, आत्मा पर, अधि यानी ऊपर। इसका विग्रह जो बनेगा वो बोलेगा आत्मा के विषय में, आत्मा के ऊपर, आत्मा पर। तो आत्मनि इसका, जैसे एक शब्द में इसका समस्त वाक्य है, एक शब्द में इसका विग्रह भी हो जाएगा। आध्यात्म मतलब
आत्मनि, बस ये इसका विग्रह हो गया, आत्मा पर। तो अगला सूत्र हमारा है नपुंसकादन्यतरस्याम। ये बोलता है कि अन जिसके अंत में है, ठीक है, ऐसा नपुंसक लिंग का जो शब्द होगा तदंत अव्ययी भाव से विकल्प से उसमें तद्धित टच संज्ञक टच प्रत्यय लगेगा। अब जो इनका ऐसा कहना कि ये तो आपने जो बनाया, जैसे राजन शब्द बनाया, तद्धित रूप बनाया, शरद रूप बनाया, तो ये सब तो पुल्लिंग के थे, हलंत पुल्लिंग। लेकिन अगर कोई हलंत नपुंसक लिंग रूप आता है, कौन सा, हलंत नपुंसक लिंग रूप आएगा, तो उस जगह पर क्या करना है, टच प्रत्यय तो करना है, लेकिन वो टच प्रत्यय विकल्प से होगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो ये अपने पास एक चर्मन रूप है, ठीक है। अब इस चर्मन में हमें क्या करना है, टच लगाना है, ठीक है। तो चर्मन में सबसे पहले क्या करेंगे, चर्मन में से अन हटा देंगे, क्योंकि अन लास्ट में आ रहा है ना, अनश्च सूत्र से अन हट जाएगा, तो बचेगा चर्मा, म भी आधा, प्लस अ, टच का अ बचा, चर्मन में से अन का लोप हो गया टी संज्ञा का, और टच में से अ बचा, तो क्या बन गया, बराबर चर्मा, चर्म रूप हो गया। तो ये हो गया अकारांत। अकारांत होने के बाद अब हमें लिखना है कि चर्म के पास में, चर्म के समीप, तो क्या करेंगे हम, इसमें उप लगा देंगे समीप के लिए, तो उपचर्मा। अब लास्ट में क्या करेंगे, अम लगाते हैं, तो उपचर्मम, ये रूप बन गया। अब ये एक रूप तो बन गया उपचर्मम, और जहाँ पर हम टच प्रत्यय नहीं करेंगे, एक जगह करेंगे एक जगह टच प्रत्यय नहीं करेंगे ना, तो जहाँ पर टच प्रत्यय नहीं करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, वही चर्मन रूप बनाते हैं। देखो चर्मन प्लस, अब टच वच कुछ भी नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नहीं हो रहा है इस वजह से क्या, तो भाई अन का लोप तो होगा, भले टच हो चाहे मत हो, तो ये बच गया चर्म, प्लस इसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अम लग जाएगा, तो क्या बन गया, चर्मा, और आगे हो जाएगा उप। तो एक रूप बनेगा हमारा उपचर्मम और एक बनेगा केवल उपचर्मा। ऐसे प्रकार के दो रूप बनेंगे नपुंसकाद अन्यतरस्यम, क्योंकि चर्मन जो रूप है ये नपुंसक लिंग का है, बाकी जो थे वो पुल्लिंग के थे, ठीक है। बस इतना सा है। अगला सूत्र आता है आपका झयः। झयः बोलता है, बोले झय प्रत्यय प्रत्याहार जिसके अंत में हो, मतलब झय प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते हैं वो वर्ण अगर किसी शब्द के अंत में है तो उसका अगर अव्यय भाव समास हो रहा है तो उसमें विकल्प से तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय लगेगा। वो चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, कोई भी हलंत शब्द हो, अगर उसके अंत में झय प्रत्याहार का वर्ण आता है, झय प्रत्याहार का अगर वर्ण आता है तो उसको विकल्प से टच प्रत्यय होगा, ठीक है। जैसे हमारा समित रूप है, समित नहीं द समित, समित रूप है, समित रूप है। तो अब ये जो द है झय प्रत्याहार में आता है क्या, तो झभय से लेके कपे तक बीच में आ ही जाता है जबरदस्त में, ठीक है। तो समित रूप है। अब इसको क्या करना है, बोले इसमें विकल्प से टच प्रत्यय लगेगा, तो पहले इसको प्लस किया, टच प्रत्यय लगाया, पहले टच वाला रूप बनाते फिर दूसरा रूप बनाएंगे। तो ऐसा जब हम बनाएंगे तो अब इसमें लास्ट में देखिए, देखने वाली बात यह कि इसमें लास्ट में अन नहीं है, अन नहीं होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसमें टी संज्ञा नहीं लगेगी, है ना। तो क्या बन जाएगा, समिद प्लस अ हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, अपन ने संधि पूरी नहीं पढ़ी पर लेकिन झलाम जशवंती और झलाम जशुषी इन सब सूत्रों से इस द को हो जाएगा ध, ये हो गया समिध, समिध रूप हो गया। समिध रूप का होने का मतलब क्या हुआ, इसको हुआ अकारांत। अब अकारांत में क्या करेंगे, इसको समिधम, तो समिधा के समीप में, समीप अर्थ देने के लिए क्या हो जाएगा, उप समिधम, ऐसा रूप होगा। तो एक रूप तो हमारा बना उपसमिधम, ठीक है, और जहाँ टच प्रत्यय नहीं लगेगा वहाँ बन जाएगा उपसमित,
ठीक है, वो जो द है उसको त आदेश हो जाता है। तो एक तो बनेगा उपसमिधम, जब हम टच प्रत्यय लगाएंगे तब उपसमिधम बनेगा, जब टच प्रत्यय नहीं लगाएंगे तो समित का रूप सीधा सीधा ही है, समित का समित ही रहेगा, और उसमें अम लगाएंगे तो समित उपसमितम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अव्ययी भाव समास पूरा। अगली कक्षा में हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, आप इसको पढ़िए, देखिए, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, तो अपन दोबारा समझेंगे।